हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं मैं। ओके, आई होप कि इससे आपको सीखेंगे समझेंगे। और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, लास्ट में मैं इसको आपको प्रोवाइड भी करूंगा। ओके, इससे आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी से। डिविजिबिलिटी क्या है? A non-zero integer a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b equal to ac। ये तो रहा पूरा पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है? कोई भी इंटीजर a किसी इंटीजर b को तब डिवाइड करता है जब कोई इंटीजर c एग्जिस्ट करे, वो भी किस तरह से? b इक्वल टू ए सी। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि b अपॉन a जब करें हम लोग कि पूरा पूरा डिवाइड होके कोई इंटीजर c आ जाए। ओके, अगर किसी इंटीजर b को हम किसी इंटीजर a से डिवाइड करते हैं और ये डिवाइड होकर कोई इंटीजर c आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर a इंटीजर b को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ओके, यहाँ पे b को बोलते हैं डिविडेंड। b को क्या बोलते हैं? b को बोलते हैं डिविडेंड, और a को बोलते हैं डिवाइजर, और c को बोलते हैं कोशिएंट। ओके, जब b में डिवाइड करेंगे a से तो c कोशिएंट इंटीजर आएगा, तो बोला जाता है कि a डिवाइड करता है b को। राइट, मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? a डिवाइड्स b, या फिर b इज डिविजिबल बाई a। इसको मैथमेटिकली किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग? इसको मैथमेटिकली पढ़ेंगे कि a डिवाइड करता है b को, या फिर b इज डिविजिबल बाई a है, या फिर इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं कि a इज अ फैक्टर ऑफ b। भाई अगर कोई इंटीजर डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर भी होता है। राइट, या फिर इसी को और बोलते हैं b इज अ मल्टीपल ऑफ a। ओके, b इज अ मल्टीपल ऑफ a, या इसी को बोलते हैं a इज अ डिवाइजर ऑफ b। तो तरह तरह के नामों से इसको हम बोलते हैं। ध्यान क्या रखना, आपको इसकी मीनिंग याद रखनी है। इसकी मीनिंग किस तरह से याद रखेंगे कि a क्या करता है? डिवाइड करता है b को, या b इज डिविजिबल बाई a। ठीक, और अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि a डज नॉट डिवाइड b। ओके, अगर इस तरह से सिंबल बना है तो इस सिंबल का मतलब क्या है कि b इज नॉट डिविजिबल बाई a, या फिर a इज नॉट a डज नॉट डिवाइड b। ओके, आइए इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 डिवाइड्स 93। तो हम लोग देख पा रहे हैं 3 क्या करता है? 93 को डिवाइड करता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। फिर देखो एक स्टेटमेंट लिखा है क्या, दूसरा वाला क्वेश्चन, 6 डिवाइड 28। क्या 6 कभी 28 को डिवाइड करता है? नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, फिर कह रहा है 0 डिवाइड्स 4। 0 डिवाइड्स 4, क्या किसी इंटीजर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड होता है? नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। फिर कह रहा है 5 डिवाइड 0। 5 डिवाइड्स 0, 0 में किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसका मतलब 5 किसी भी 5 0 को डिवाइड करता है। राइट, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, -2 डिवाइड्स 8। हाँ, -4 टाइम्स आएगा, हेंस ये भी क्या है? ट्रू है। तो -2 भी क्या करता है? 8 को डिवाइड करता है। राइट, फिर देखो -7 डिवाइड्स -35। हाँ, 5 टाइम्स आएगा, इसलिए ये भी क्या है? ट्रू है। 6 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड करता है 6 को, तो ये भी क्या है? ट्रू है, 1 टाइम जाएगा। और 8 डिवाइड करता है -8 को। हाँ, अगर -8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो -1 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या है? ट्रू है। ओके, 13 डिवाइड -25, क्या ये पॉसिबल है? क्या 13 -25 को डिवाइड करता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। राइट, 1 डिवाइड -1। हाँ, 1 -1 को डिवाइड करेगा तो -1 टाइम जाएगा, तो ये भी क्या है? ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या देख पा रहे हो डिविजिबिलिटी थ्योरम का, या डिविजिबिलिटी का जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से हमको हैंडल करना है। वो स्टेटमेंट तो लिखा ही है अपने पास, उसको किस तरह से पढ़ते हैं वो देखना है हमको। ठीक, जैसे इस तरह से यहाँ एग्जांपल डिस्कस करना में रह गया था। 36 36 क्या, 36 को अगर हम देखें तो 3 क्या करता है?
3 एक मल्टीपल है 36 का, 3 क्या है मल्टीपल है 36 का। इसका मतलब 3 क्या करता है 36 को डिवाइड करता है। जो ये स्टेटमेंट लिखा है बेसिकली, ये स्टेटमेंट जो भी लिखा है वो इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, ठीक, b इक्वल टू ए सी के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे देखो 36 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 12। अगर 3 एक मल्टीपल है तो 3 क्या करेगा 3 36 को डिवाइड करेगा। ऐसे ही अगर 12 देख लो तो 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। इसका मतलब 4 क्या करेगा डिवाइड करेगा 12 को, राइट। इस तरह से 24 को भी देख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख रहे हैं तो 8 क्या करेगा 24 को डिवाइड करेगा, ठीक। तो b इक्वल टू ए सी के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी इंटीजर को अगर b इक्वल टू ए सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो अगर a से डिवाइड करेंगे तो c टाइम्स जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी में देखो कैसे बात करेंगे हम लोग। अगर अपने पास a कोई नॉन जीरो इंटीजर है, a क्या है अपने पास कोई नॉन जीरो इंटीजर है और उसमें प्लस माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चाहे देख लो अगर 25 मान लो कोई क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें 1 से डिवाइड करूंगा तो 25 ही आएगा। अगर 25 में मैं -1 से डिवाइड करूंगा तो -25 आएगा। कहने का मतलब है किसी भी नॉन इंटीजर 24 ले लो 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 24 आएगा। 33 ले लो 3 में 1 से डिवाइड करें कितना आएगा 3 आएगा। अब चाहे 1 से डिवाइड करो चाहे -1 से डिवाइड करो, कहने का मतलब है किसी नॉन जीरो इंटीजर में अगर 1 या -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, राइट। वो कम्प्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। अच्छा, जीरो में किसी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा तभी कम्प्लीटली डिविजिबल है। देखो ए क्या है, ए है नॉन जीरो इंटीजर है, ए क्या है नॉन जीरो इंटीजर है और ए से जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। क्या आएगा जैसे मान लो 0/2 तो कितना आया जीरो आया। 0/5 क्या आएगा जीरो आएगा। 0/7 क्या आएगा जीरो आएगा, राइट। तो जीरो में किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये प्रॉपर्टी भी हमको क्या करना है याद रखना है, ये प्रॉपर्टी भी क्या करना है याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके, अब देखो एक प्रॉपर्टी और लिखी जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, ठीक है। जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करता है, क्यों वो अनडिफाइंड आ जाएगा। मान लो अगर मैं 3 में 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। 5 में अगर 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड आएगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट क्या है इनफाइनाइट कोई इंटीजर तो है नहीं, ठीक। इसलिए जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करता है, ठीक। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, स्टार बना लो यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कह रहा है, इफ ए डिवाइड्स बी देन माइनस ए ऑल्सो डिवाइड्स बी, ए ऑल्सो डिवाइड्स माइनस बी, माइनस ए ऑल्सो डिवाइड्स माइनस बी। जहाँ पे बी क्या है कोई इंटीजर है, बी क्या है कोई इंटीजर है और ए क्या है नॉन जीरो इंटीजर है, ए क्या है नॉन जीरो इंटीजर है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अगर कोई इंटीजर ए है किसी इंटीजर बी को डिवाइड करता है तो माइनस ए भी बी को डिवाइड करेगा और ए जो है वो माइनस बी को भी डिवाइड करेगा और माइनस ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं ले लूँ, अगर मैं बोल दूँ 2 डिवाइड करता है 8 को तो जाहिर सी बात है अगर 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो -2 भी क्या करेगा -2 भी 8 को डिवाइड करेगा, 8/-2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। या फिर इस तरह से ले ले -2 -8 को भी डिवाइड करेगा, -8/-2 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही बात करें हम कि 2 जो है वो -8 को भी डिवाइड करेगा, -8/2 ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, राइट। इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इसको आपको याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए देन इट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ठीक। ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, जहाँ पे ए और बी क्या है नॉन जीरो इंटीजर्स है, राइट। ए और बी क्या है नॉन जीरो इंटीजर्स है। अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है ए को तो ए या तो प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी के इक्वल होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 8 डिवाइड्स 8, ठीक है, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। या फिर मैं कह दूं 8 डिवाइड्स -8, ठीक।
तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, या इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको स्टार बना लेते हैं कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी। अगर कोई इंटीजर ए है जो कि नॉन जीरो है, वो बी को डिवाइड करता है और सी को भी डिवाइड करता है, तो वो बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा और बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। ओके, और वो बी इंटू सी को भी डिवाइड करेगा और वो बी इंटू एक्स को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, बहुत आसान आसान प्रॉपर्टीज है, 5-7 प्रॉपर्टी, इनको आपको याद रखना है। इन्हीं के बेसिस पे डिविजिबिलिटी को हम लोग पढ़ते हैं। ये डिविजिबिलिटी कहाँ काम आएगा, जब हम लोग इरेशनलिटी प्रूव करेंगे ना, वहाँ भी थोड़ा बहुत काम आता है। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, या लास्ट में मैं आपको, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको नोट डाउन कर लिया होगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। राइट, ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order in which the prime factors occur। आई होप कि स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको फैक्टराइज किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, इनके प्राइम से प्रोडक्ट के रूप में। और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, एकदम यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक का मतलब क्या होता है कि ये एक ही पॉसिबल फैक्टर पॉसिबल है, बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं अगर 12 ले लूँ, तो 12 के जो पॉसिबल प्राइम फैक्टर होते हैं क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यही फैक्टराइजेशन हो सकता है 2 टू 3, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं, प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है, बस इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे 3 को मैं पहले लिख दूँ, 2 को बाद में लिख दूँ, इस तरह से। ठीक, या फिर 3 को सबसे पहले लिख दूँ, दोनों 2 को लास्ट में लिख दूँ, तो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। बाकी फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक रहेगा, इनके अलावा कुछ और नहीं रहेगा। इसी तरह से हम लोग कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 15 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 15 में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन है, या तो 3 इंटू 5 हो जाएगा या तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। बस इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, 3 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं उसके प्राइम प्रोडक्ट के रूप में। ओके, बस, और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा, इनका ऑर्डर भले ही चेंज हो सकता है। राइट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर नोट कर लो, या फिर मैं लास्ट में इसका भी प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, तो अब एक थ्योरम और पढ़ते हैं हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी यूज होगा कहाँ पे, जब हम लोग इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। राइट, कह रहा है लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर। राइट, लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर if P divides A square, then P divides A also। ठीक, कह रहा है मान लो कि A कोई प्राइम, P क्या है, कोई प्राइम नंबर है और A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, P, एक ध्यान रहे, P क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे बच्चे वर्ड को नहीं पकड़ते हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, सर ये हो जाए तो, ये हो जाए तो। ध्यान रहे, P कुछ भी नहीं हो सकता, P एक प्राइम नंबर हो सकता है। ओके, और A क्या हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P डिवाइड करता है A को भी। राइट, एग्जाम्पल के रूप में देखो, इफ 3 डिवाइड्स 36, देन 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। ओके, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, इफ 2 डिवाइड्स 16, देन 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो। ठीक, 4 का स्क्वायर है 16। राइट, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इफ 3 डिवाइड्स 81, तो 3 डिवाइड करेगा 9 को भी। क्यों, 9 का स्क्वायर होता है 81। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अगर 3 81 को डिवाइड करता है
तो 3 9 को भी डिवाइड करता है। अगर 2 16 को भी डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 36 को डिवाइड करता है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। आई होप ये थ्योरम सबको समझ में आया होगा कि क्या कह रहा है। ठीक, अगर कोई प्राइम नंबर p है, अगर कोई प्राइम नंबर p है और कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, ठीक है, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ क्वेश्चन दे दिया हमको कि डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अगर मेरे पास कुछ कंपोजिट नंबर है तो थ्योरम के बेसिस पे क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो लिख के दिखाना है। फैक्टराइजेशन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत आसानी रहेगी हमको करने में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 420 का फैक्टराइजेशन करना है, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। ठीक, कोई चेंज में नहीं तरीके में। तो अगर 0 है लास्ट में तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 = 4, 2 1 = 1 0, राइट। फिर से 2 से जाएगा, 2 1 = 2 0, 2 5 = 10, राइट। अब देखो डिजिट का सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 3 9 1, तो 3 5 = 15, ओके। अब 5 से जाएगा, 5 7 = 35। अभी 7 से जाएगा, 7 1 = 7, राइट। तो 420 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में अगर लिख सकते हैं हम लोग, किस तरह से लिखेंगे, 2 2 3 5 7, राइट। 2 2 3 5 7, ठीक है। तो ये क्या रहा, ये 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया हम लोगों ने। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 945 को भी क्या कर सकते हैं, 945 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, राइट। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अभी देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब देखें 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा। क्यों, डिजिट का सम देखो कितना आ रहा है, डिजिट का सम 18 आ रहा है, और 18 3 से डिविजिबल होता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 = 9, 3 1 = 3, बचा 1 15, तो 3 5 = 15, ओके। अभी देखते हैं क्या फिर 3 से जाएगा, हाँ डिजिट का सम कितना रहा, 5 1 6, 6 3 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, राइट। तो 3 1 = 3 0, 3 5 = 15। फिर देखो डिजिट का सम 6 आ रहा है, तो ये भी 3 से जाएगा, 3 3 = 9, 3 5 = 15, ओके। अब डिजिट का सम 8 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 = 37। अभी 7 से जाएगा, 7 1 = 7, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 945 को क्या लिख सकते हैं, 945 को लिख सकते हैं 3 3 3 5 और 7, राइट। तो इस तरह से देखो 945 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का डेटा थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्रोसेस अगर हमको पता है तो फैक्टराइजेशन हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, राइट। यूनिट डिजिट पे 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 0, 2 2 = 4, 1 बचा, 2 8 = 16, बचा 1, 2 5 = 10, ठीक। अब देखो ये कितना है, 5 है लास्ट में ना, तो डिजिट का सम चेक करें क्या, 3 5 3 8, 8 8 16, तो 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से ही जाएगा, ओके। तो 5 2 = 10, ये यहाँ आएगा 0, 28 हुआ, 5 5 = 25, फिर ये बचा 3 7 35, राइट। अभी देखो ये किससे जाएगा, 7 5 12 2 14, ना तो 2 से जाएगा ना तो 5 से जाएगा, 7 से चेक करें क्या, 7 दूना 14, 6 बचा 65, 7 9 63, तो 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से जाने से रहा, 9 से जाने से रहा, 11 से चेक करें क्या, 11 1 11, बचा 9, 11 8 88, हाँ 11 से जाएगा देखो। तो ऐसे ऐसे 1 से लेके 20 तक चेक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर बड़ा डेटा है तो ऐसे धीरे धीरे चेक करना है, ये नहीं कि होप छोड़ देना है, होप नहीं छोड़ना है, हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 11, बचा 9, 95 हो गया, 11 8 88, 88 2 90, 5 7, 11 7
77, राइट। फिर से देखो 11 से जाएगा, 11 1 के 11 बचा 7, 11 7 77, राइट। अभी देखो 17 से जाएगा, 17 1 के 17। तो देखो आसान था, बस चेक करना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखो 20,570 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 5 11 11 एंड 17, राइट। ये क्वेश्चन भी देखो कितना आसान था। तो कहने का मतलब किसी भी क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आएगा, यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम लोग कर पाएंगे। ओके, तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, अब कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमको पता है कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक, मतलब जिनमें 1 और खुद के अलावा भी कोई फैक्टर होता है। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट। अगर देखो यहाँ से मैं 13 दोनों में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, यहाँ बचेगा 1, 13 तो कॉमन हो गया, तो 13 ये हो गया 11 7 77 प्लस 1। ओके, तो 13 इंटू 78। तो देखो ये 1 और खुद के अलावा दो दो फैक्टर इसमें है, और 78 भी एक कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए पूरा पूरा क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो, 1 और खुद के अलावा क्या है, ये इसमें दो फैक्टर है, ठीक। तो ये इसलिए नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही इसका चेक करें, क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस 5 अगर 5 कॉमन ले लूँ मैं, ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 इंटू 4 3 12 दूना 24। अब यहाँ से 5 कॉमन लिया, कितना बचा 1, इसका फिर से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 24 दूना 48, 24 को 96, 96 4 100 प्लस 1। ओके, ये देखो 5 इंटू 1009। देखो इसमें भी क्या है, 1 और खुद के अलावा दो फैक्टर और हैं, ठीक। ये इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। आई होप स्टूडेंट से बहुत आसान लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। पूरा पूरा कैलकुलेशन एकदम आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी किसी को, ठीक। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा में, आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी बुक आप लगाएंगे आराम से हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अगर यहाँ तक आए हैं तो आप कर पाएंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2024 में पूछा भी गया है ये, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी आर डी शर्मा हर बुक में मिल जाएंगे, ठीक। कभी कभी 12 की पावर एन रहता है, कहीं कहीं 15 पावर एन रहता है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या 4 पावर एन भी रहेगा किसी किसी बुक में। तो घबराना नहीं है, 12 पावर एन हो, 15 पावर एन हो, 4 पावर एन हो, या अभी 6 पावर एन दिया है, सबका प्रोसेस सेम रहने वाला है। किस तरह से, आइए देखते हैं। 2 लाइन का प्रोसेस है, छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है। कह रहा है चेक करिए, चेक वेदर 6 पावर एन कैन end with zero with the digit 0 or any natural number n or any natural number n। ओके, हमको पता है 6 पावर n का जो फैक्टर है वो क्या होता है, 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर n इंटू 3 पावर n। अब यूनिट डिजिट में जीरो आने के लिए कम से कम 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, कम से कम एक बार तो जरूर होना चाहिए, तभी क्या होगा 10 होगा और यूनिट डिजिट में जीरो बनेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 पावर n में 2 का फैक्टर तो है लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, कभी भी जीरो डिजिट से एंड नहीं करेगा, या इसके यूनिट डिजिट पे जीरो नहीं होगा, इसके यूनिट डिजिट पर कभी, इसके यूनिट डिजिट पर कभी जीरो नहीं होगा, इसके यूनिट डिजिट पे कभी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर में केवल 2 है, 3 है, 5 बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये यूनिट डिजिट पे जीरो नहीं आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ओके,
अब ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2024 में ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स। ओके, सीबीएसई 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, अगर इस तरह से फैक्टर ट्री नहीं समझ में आ रहा तो हमको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स। अब x में अगर 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 2 से फैक्टर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, y आ रहा है। ठीक, फिर से अगर देखो, अगर 2 से फिर से y में किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 819 आ रहा है। फिर 819 में अगर 3 से कर रहे हैं तो z आ रहा है। फिर z में अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो w आ रहा है। तो w में अगर 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। ओके, इस तरह से देख सकते हैं हम लोग फैक्टर ट्री लिखा गया है। देखो, x में अगर 2 से डिवाइड करें तो y आएगा, फिर y में 2 से डिवाइड करेंगे तो 819 आएगा, फिर 819 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो z आएगा, और फिर z में 3 से डिवाइड करें तो w आएगा, और w में 13 से डिवाइड करें तो 7 आ रहा है। ओके, इस फैक्टर ट्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ x y z और w फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना आसान लग रहा है। देखो, अगर 3 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 8119 में तो जेड आ रहा है। इट मीन्स 819 में अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ कितना आ रहा है, जेड आ रहा है, यही आ रहा है। डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 3 से 21, 3 3 9। ठीक, जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 373 आ रही है। कितनी आ रही है, 373 आ रही है। अब फिर देखो, अगर जेड में मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो डब्ल्यू आ रहा है। तो अगर 273 में मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ये डब्ल्यू आ रहा है। तो डिवाइड करो, 3 9 27 एंड 3 1 3, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 91 आ गई। ठीक है, अब फिर देखो, अगर डब्ल्यू में मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है। ठीक, तो आएगा भी। अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे x और y चाहिए। ठीक, अब देखो, अगर मैं x में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, x में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है y। इट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2y। कितनी आ गई, 2y। फिर देखो, अगर मैं y में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं y में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, y में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है 819। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 18, ओके 2 3 2 8 16। ठीक, 1638 आ गया है y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू 1638 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1638। ओके, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 6 12, 2 के 2 1 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3276। ओके, तो यहाँ से फाइनली हम देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 3276। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1638। ओके, एंड z की वैल्यू कितनी आ गई है, z की वैल्यू आ गई 273, एंड w की वैल्यू कितनी आ गई है, 91। राइट, तो आंसर राइटिंग का देखिए तरीका होता है, पहले तो x y z w को फाइंड आउट करेंगे, फिर लास्ट में इसको सबको कंक्लूड करके लिख देंगे। अब फिर कह रहा है देखो, ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x। अब x के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो 2 से ही जाएगा, 2 के 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16। ओके, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 के 2, 2 9 18। फिर से 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 3 9। फिर से देखो 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 1 3। अभी देखो 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, बचा 2, 7 3 जा। अभी देखो 13 से जाएगा, तो x जो कि 3276 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया,
2 2 3 3 7 13, राइट। तो इस तरह से देखो इसमें 2 क्वेश्चन था। हो सकता है अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया रहेगा तो 1 मार्क्स इसके मिलेंगे और 1 मार्क्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू को निकालने के लिए मिलेंगे। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, इस फैक्टर ट्री को समझना था बस। इस फैक्टर ट्री को हम लोग ऐसे बना के समझ सकते हैं, ठीक। क्या बात क्लियर हो रही है? ओके, अभी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट में देखो क्या दिया गया रहेगा, एचसीएफ एलसीएम निकालना हम लोग बचपन से सीख रहे हैं 7 8 9 से ही, ठीक। तो यहाँ भी वही है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने का रूल सेम रहेगा। और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक रिजल्ट हम लोग याद रखते हैं क्या, कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं एंड उनका एचसीएफ एच है और एलसीएम एल है, तो जो रिजल्ट याद रखते हैं कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ए इंटू बी इक्वल टू एच इंटू एल आता है, ठीक। मतलब जो दो पॉजिटिव नंबर है उनका मल्टीप्लाई इक्वल टू होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। ये रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक। ए इंटू बी इक्वल टू एच इंटू एल, ओके। और एचसीएफ जैसे निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, कॉमन इन ऑल, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है दोनों में जो कॉमन रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वही एचसीएफ होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो एलसीएम होता है, ठीक। तो एचसीएफ इज डिवाइजर ऑफ ए एज वेल एज बी। ये बात हम लोग देखो याद रखेंगे क्योंकि एचसीएफ क्या है, जो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ क्या करता है, डिवाइजर होता है ए का भी और बी का भी। तो एचसीएफ ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा। मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, एच डिवाइड्स ए एंड एच डिवाइड्स बी। एचसीएफ डिवाइड करता है ए को भी और एचसीएफ डिवाइड करता है बी को भी। तो एचसीएफ जो होता है ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। ये रिजल्ट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी क्वेश्चन में यूज होगा। सिमिलरली ए और बी आर डिवाइजर ऑफ एलसीएम। ए और बी क्या होते हैं, एलसीएम के डिवाइजर होते हैं। ए डिवाइड करेगा एलसीएम को भी, बी डिवाइड करेगा एलसीएम को भी। क्यों? क्योंकि एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ऑफ ए एंड बी दोनों का, ठीक है। एचसीएफ इज डिवाइजर ऑफ एलसीएम। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को डिवाइड करता है, ठीक। यहाँ से सारे रिजल्ट हम लोग याद रख सकते हैं कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है ए इंटू बी दोनों का डिवाइजर होता है, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही ए और बी जो होते हैं वो एलसीएम के डिवाइजर होते हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिया है और करते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका आता होगा सबको, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे बचपन में एचसीएफ निकालते आए हैं सेम वैसे ही निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 96 एंड 120 का निकालना है, तो सबसे पहले 96 का क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर कर लेंगे। 96 का फैक्टर 2 से जाएगा 4 टाइम्स और 8 टाइम्स, ठीक। फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौ 8। फिर 2 से जाएगा, 2 के 2, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा 6 बार। फिर 2 से जाएगा 3 बार। फिर 3 से जाएगा 1 बार। आई होप कि फैक्टर करना सबको आता होगा, ठीक है। और बहुत आसान आसान डिजिट भी आए हैं, देख रहे हो। तो 96 कैन बी रिटन एज, 96 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, ओके। ऐसे ही 120 का फैक्टर निकाल लिया जाए क्या, तो 120 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो 2 से जाएगा क्या, 2 से जाएगा 6 बार। फिर 2 से जाएगा 3 बार। फिर 2 से जाएगा 15 बार। फिर 3 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 टाइम, ओके। तो ये भी देख पा रहे हो कितना आसान फैक्टर था। यहाँ से 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 2 2 3 एंड 5, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर हो बड़ा से बड़ा। तो यहाँ पे देखो 2 को मैं देखो तो 3 बार है यहाँ पे, 2 को यहाँ पे देखो 5 बार है। तो हाईएस्ट कॉमन कितनी बार है, 2 3 टाइम्स है ना, 2 3 टाइम्स दोनों में है, ओके। यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, एक बार लिया जाएगा। यहाँ पे 5 है बट 5 यहाँ पे नहीं है, कॉमन होना चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एचसीएफ कितना आ गया,
HCF आ गया 24। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना आसान था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक पर बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2, और हर बार इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 96 का फैक्टर तो मैंने अभी निकाला है, तो बार बार नहीं निकालेंगे, देखो यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक, 404 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 404 का फैक्टर 2 से जाएगा, देखो 2 बार 0 2 बार, फिर 2 से जाएगा, देखो 1 0 1 बार, फिर देखो अब ये किससे जाएगा, 101 क्या प्राइम नंबर होता है क्या, चेक कर लेते हैं। तो देखो 101 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। अगर 101 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही कटेगा। ठीक, तो 101 से एक बार जाएगा, तो 404 का जो फैक्टर आ गया वो कितना हो गया, 2 2 एंड 101। राइट, 96 का फैक्टर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं लिख सकता हूँ। कहाँ पे है, ये है देखो। तो चलो एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 2 2 2 2 2 एंड 3। राइट, अब देखो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कितना है, 2 है 2 बार, 2 है 5 बार, तो दोनों में कॉमन कितना होगा, केवल 2 बार। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 इंटू 2, जो कि कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। राइट स्टूडेंट्स, तो HCF निकालना देखो कितना आसान है, क्या ऐसे ही निकाल पाओगे, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। राइट, ऐसे देखो 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, हर बार HCF से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो तीन 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 नंबर का निकालते हैं, तो 26 65 एंड 117। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 26 का है, 26 65 और 117। ठीक, तो 65 का ले लेते हैं और 117 का ले लेते हैं। तो 26 का देखो 2 बार जाएगा, 2 से जाएगा 13 बार, और फिर 13 से जाएगा 1 बार। यहाँ पे देखो 5 से जाएगा 13 टाइम्स, और 13 से जाएगा 1 टाइम। यहाँ पे देखो 3 से जाएगा 39 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 13 टाइम्स, फिर 13 से जाएगा 1 टाइम। ये बहुत छोटे छोटे डेटा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है सबको समझ में भी आ रहा होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो 26 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13। 65 का जो फैक्टर आ गया वो आ गया 5 इंटू 13, और 117 का जो फैक्टर आ गया वो 3 3 13। ओके, तो हम लोग देख पा रहे होंगे 13 क्या सब में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। तो HCF कितना हो जाएगा इनका, HCF हो जाएगा 13। राइट, तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं CBSE बोर्ड में, देख पा रहे हैं। जरा सी मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, अभी फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 4 में होमवर्क दे दूं क्या, सबको करके ले आओगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 18180 18180। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, और नहीं आएगा तो पूछो, मैं बताऊंगा। ओके, कमेंट बॉक्स में पूछना आप लोग 7575। ठीक, सेम प्रोसेस से होगा ये, इसका फैक्टर करो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर्च करो, और अगर नहीं आता है तो पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा। ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, सेम प्रोसेस से होगा, जैसे ये तीनों क्वेश्चन किए गए हैं ऐसे ही चौथा भी होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो एक क्वेश्चन है CBSE 2019 में पूछा गया है, कह रहा राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों नंबर से जो डिविजिबल लीस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्या वो इन दोनों का LCM होगा, क्योंकि LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों नंबर के कॉमन मल्टीपल हैं और वही लीस्ट वाले सबसे छोटे। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो और कोई कैसा हो, छोटा हो। ठीक, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, वो इन दोनों का LCM होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो।
अगर इतना समझ गए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो बेसिकली हमको कुछ नहीं करना है। देखो सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। 306 2 से जाएगा 1 5 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 5 1 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 7 टाइम्स, और फिर 17 से जाएगा 1 टाइम्स। क्या फैक्टर सब लोग कर पाते हो? 306 का फैक्टर सब लोग कर पाओगे? 2 3 3 17, राइट। ऐसे ही 6 5 7 का फैक्टर करते हैं सब लोग। ओके, तो 6 5 7 का फैक्टर कितना हो जाएगा? देखो कितने से जाएगा, 3 से जाएगा 2 बार, 1 बार, 9 बार। ओके, फिर देखो फिर 3 से जाएगा क्या, 7 टाइम्स और 3 टाइम्स। अभी देखो 73 क्या है, 73 एक प्राइम नंबर है, तो ये कितने बार जाएगा, ये एक ही 73 से जाएगा एक बार, ठीक। 73 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो 657 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 657 को लिख सकते हैं 3 3 इंटू 73, ठीक। अब एलसीएम निकालने का तरीका हम लोगों ने बचपन से सीखा होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का प्रोसीजर क्या होता है? देखो इसमें 2 एक बार है, इसमें एक बार भी नहीं, तो 2 को भी लेंगे। 3 इसमें 2 बार है, 3 इसमें 2 बार है, तो जिसमें ज़्यादा बार होगा वही लेंगे। तो फिलहाल दोनों में सेम सेम है। इसमें 17 एक बार है, तो 17 एक बार लेंगे। इसमें 73 एक बार है, तो 73 एक बार लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसका जो रिजल्ट आएगा हम लोग क्या करेंगे, जो भी आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा, और वही क्या होगा, इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, तो वही नंबर इनसे क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। इस तरह से अगर रिजल्ट मल्टीप्लाई करके लिखना हो तो लिख सकते हैं कि आप लोग, इसका कितना आएगा, 3 3 9 दूना 18, 18 इंटू 17 इंटू 73। क्या मल्टीप्लाई कर पाओगे सब लोग, छोड़ दूं मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई सब लोग कर पाएंगे, जो भी आएगा यहाँ, जो भी आएगा उसको लिखना, यही नंबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो देखो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मेरे पास रिजल्ट इसको लिख सकता हूँ। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 18 इंटू 17, ये आएगा 306। फिर इसका 73 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, करके देख सकते हैं। ये आ रहा है 22338, राइट। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22338। यही एलसीएम जो है, यही क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। ओके, तो यही नंबर आ गया, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। देखो 2019 में पूछा गया था, कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। क्या कह रहा है कि क्या दो नंबर का एचसीएफ 16 हो सकता है और एलसीएम 380 हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि सर इसको कैसे करेंगे, इसका क्या लॉजिक है। तो लॉजिक यही है, देखो अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का डिवाइजर होता है। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, अभी क्या सीखा था, एचसीएफ एचसीएफ इज डिवाइजर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो है एलसीएम को डिवाइड करता है। अगर दो नंबर ए और बी हैं, उनका एचसीएफ एच है, एलसीएम एल है, तो एचसीएफ क्या करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो आओ देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये एचसीएफ है, ठीक। लेट कर लिया कि एचसीएफ कितना है दो नंबर का, वो 16 है, एंड एलसीएम कितना है, वो 380 है, राइट। तो क्या एलसीएम का डिवाइजर एचसीएफ है, चेक करें क्या 380 को 16 डिवाइड कर रहा है। अगर प्रॉपर डिवाइड कर रहा है तब तो एचसीएफ हो सकता है और ये एलसीएम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। क्या ये बात एकदम क्लियर हो रही है, बताओ। तो अगर हम लोग देखें तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर देखें तो 16 2 जा 2 बार जाएगा, 16 दूना 32, 32 6 38 6 60 हो गया। तो
16 चौको 64, 16 तिया 48, ठीक, 16 तिया 48, फिर बचा 12, 120 हो गया, ठीक, डेसिमल ले आए 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, 23 पॉइंट समथिंग आ रहा। अगर डेसिमल में आ रहा है, अगर डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ ये नहीं हो सकता है और ये एलसीएम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम। ओके, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं कि दो नंबर का एचसीएफ 16 नहीं हो सकता है और एलसीएम 380 नहीं हो सकता है। क्या ये लिख पाओगे स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जनरली ये बुक्स में मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2023 और 2024 में पूछा गया है। मैंने कोशिश किया है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन ही करा दिए जाएं सो दैट कि स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में आसानी भी रहे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, 3 bells ring at intervals 6, 12 and 18 minutes। ठीक है, 3 घंटियां हैं, वो 6, 12 और 18 मिनट के इंटरवल में, अंतराल में ये क्या करती हैं, बजती हैं। ठीक, मान लो पहले यहाँ दिया ये क्वेश्चन आगे, इफ ऑल द 3 bells rang at 6 AM, कह रहा है तीनों जो घड़ी हैं वो 6 बजे सुबह के एक साथ बजी हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक घड़ी 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल में बजेगी। ठीक, एक साथ 6 बजे बजने के बाद कह रहा व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, कह रहा अब ये फिर एक साथ कब बजेंगे। भाई ये 6 मिनट के अंतराल में बजती जाएगी, अब ये 12 मिनट के अंतराल में बजती जाएगी, 6 फिर 6 12 6 18 6 24 ऐसे, फिर ऐसे ही 6:12 बजेगी, फिर 6:24 बजेगी, ऐसे ही ये अपने अंतराल में बजेगी। तो ये तीनों एक साथ फिर कब बजेंगी, इनके कॉमन मल्टीपल पे, इनके कॉमन मल्टीपल पे। तो इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो पहली बार होगा जब ये एक साथ बजेंगी, उसके बाद जितने भी इनके कॉमन मल्टीपल आएंगे उस पर ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि इनका एलसीएम कितना आता है। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 और 12 को लिख सकते हैं 2 2 3। ओके, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 3 एंड 3, 2 3 6 3 18। ठीक, तो क्या मैंने इन तीनों के फैक्टर लिख लिए हैं। अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूँ तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 है इसमें एक बार, 2 है इसमें दो बार, 2 है इसमें एक बार। तो एलसीएम के लिए जो ज़्यादा बार आया रहता है वही लेते हैं। ओके, 3 है इसमें एक बार, 3 है इसमें दो बार, 3 है इसमें 3 बार, तो 3 बार वाला लेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हो तो एलसीएम कितना आ गया है, 36 आ गया है। कितना आ गया है, 36 आ गया है। और 36 इन तीनों का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक, तो 36 मिनट के बाद ये लोग फिर क्या होंगे, एक साथ फिर से बजेंगे। ठीक, ये 6:06 बजेगा, फिर 6:12 बजेगा, तो ऐसे धीरे 6:36 भी बजेगा, ये 6:12 6:24 और 6:36 बजेगा, ये 6:18 और 6:36 बजेगा। तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, 6:36 पे। ठीक, तो आफ्टर 36 मिनट्स तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। आई होप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सबको आसान लग रहा होगा। ओके, तो इस तरह से देख पा रहे होंगे कि एलसीएम के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं लैंग्वेज बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग दिस दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर्स 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ओके, एक आइडिया भी दे दूं मैं, अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि एलसीएम पूछ रहा है, लिस्ट पूछ रहा है ना, लिस्ट नंबर पूछ रहा है। और अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा बहुत इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छा देखो, कह रहा वो लार्जेस्ट नंबर बताओ जिससे डिवाइड करने पर 1251 में रिमाइंडर 1 बच रहा है, 9377 में अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, और 15628 में अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक, तो मान लो कोई, अगर मैं एक काम करूं, अगर ये जो रिमाइंडर 1 बच रहा है उसको अगर माइनस कर दूं तो क्या ये 1250 उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है और मैं इसको माइनस कर दूं तो 9375 क्या उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है और अगर मैं इसको माइनस कर दूं
तो क्या ये नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? अगर माइनस कर दिए तो ये तीनों नंबर क्या हैं, उस लार्जेस्ट नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। और याद करो अभी हमने पढ़ा था कि HCF क्या होता है, HCF होता है डिवाइजर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ना। अगर मान लो 3 नंबर हैं, तीनों नंबर का मैंने HCF फाइंड आउट कर लिया, तो वो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो बेसिकली इन तीनों का HCF निकालना है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए 1250 का फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1250 का फैक्टर क्या होगा, 2 से जाएगा 6 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 5 बार, फिर ये जाएगा 5 से 1 बार, 2 बार और 5 बार, फिर ये 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, अगेन ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो यहाँ से 1250 कैन बी रिटन एज 2, 5, 5, 5 एंड 5। ओके, अगेन अगर मैं बात करूं 9375 की, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग। ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, देख पा रहे हैं सब लोग, 3 से जाएगा 3 बार, ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स। ओके, फिर ये जाएगा 5 से 6 टाइम्स, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, फिर ये जाएगा 5 से 1 टाइम, 2 टाइम और 5 टाइम, फिर ये 5 से 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, अगेन ये 5 से 5 टाइम्स एंड अगेन 5 से 1 टाइम। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 9375 कैन बी रिटन एज 3, 5, 5, 5, 5 एंड 5। ओके, अगेन हम लोग फैक्टर कर लेते हैं 15625 का। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो ये कितने से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 5 टाइम्स। ओके, वैसे भी हम लोग को याद है कि ये 5 की पावर 6 होता है, फिर भी क्या करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ये जाएगा 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, राइट। फिर से 5 से जाएगा 1, 2, 5, फिर से 5 से जाएगा 2, 5, अगेन 5 से जाएगा 5 टाइम्स, अगेन 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो देखो 5 की पावर 6 आ गया, 15625। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, 5, 5, 5, 5 एंड 5, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने इन तीनों का फैक्टर निकाल लिया है। अब हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF हो जाएगा, देखो 5 है कितने टाइम्स, इसमें 4 टाइम्स, इसमें 5 कितने हैं 5 टाइम्स, और इसमें 5 है 6 टाइम्स। तो 4 टाइम्स 5 क्या है, सब में कॉमन है। ओके, यहाँ पे 2 है तो 2 किसी में नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 किसी में नहीं है, इसलिए जो HCF होगा वो कितना आ गया अपने पास, वो HCF आ गया 625, राइट स्टूडेंट्स। तो 625 क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 625 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर इसमें एक ऐड कर दूं तो 625 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, 625 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, और 625 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर 3 आएगा। तो आई होप अब जब भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या इस तरह से कर पाओगे, जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा पहले इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है। फिर से देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2। ये सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन को वैसे ही कर पाओगे? बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा मतलब लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 1 और 2 आए। अगर 84 में मैं -1 कर दूं, 85 में अगर -1 कर दूं और 72 में मैं -2 कर दूं, तो क्या अब रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने के बाद? ओके, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों का डिवाइजर होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ रहा है, आराम से निकाल पाओगे। और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो मुझसे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो 2023 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी 2023 में ही पूछा गया है, राइट। क्या कह रहा है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change together next? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। कह रहा तीन डिफरेंट लाइट क्रॉसिंग्स हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स हैं जहां पे क्या है? ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। क्या लगी हुई है? ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, और वो हर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पे क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, वो हर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 48 सेकेंड पे चेंज होती है। कह रहा अगर वो दे चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वो एक साथ 7 AM पे चेंज हुई है, अगर वो एक साथ 7 AM पे चेंज हुई है, तो फिर कब एक साथ चेंज होंगी? तो याद करो, अभी ये क्वेश्चन हमने किया था बेल्स वाला, जो 6 मिनट, 12 मिनट और 36 सेकेंड पे, 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट पे चेंज हो रहा था। ठीक है, तो वैसे ही ये वाला भी है कि 48 सेकेंड पे चेंज हो रहा है, 72 पे चेंज हो रहा है और 108 पे चेंज हो रहा है। अब इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, इन तीनों का जो एलसीएम होगा, क्या उसी पे फिर से ये लोग एक साथ चेंज होंगे? ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, समझ पाएंगे आप लोग। तो बेसिकली हमसे इन तीनों का एलसीएम पूछा है, राइट स्टूडेंट्स। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर इस तरह से होता है। ठीक, तो 48 कैन बी रिटन एज 2 2 2 2 3, राइट। अगेन 72 का कर लें। 72 का 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 6, फिर से 2 से करेंगे तो 1 8, फिर 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से तो 1 टाइम्स। So 72 also can be written as 2 2 2 3 3। ओके, अगेन 108 का फाइंड आउट कर ले। क्या 108 का अगर 2 से जाएगा तो 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, 3 से जाएगा 9 टाइम्स, अगेन 3 से जाएगा 9 टाइम्स, अगेन 3 से जाएगा 1 टाइम्स। So also 108 can be written as 2 2 3 3 3। ओके, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं तीनों नंबर्स 48, 72 और 108 का हमने क्या कर लिया है? फैक्टर कर लिया है। अब इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसी पर फिर से एक साथ चेंज होंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लें। एलसीएम में देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 4 टाइम्स आया है, यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया है, यहाँ पे 2 2 टाइम्स आया है। तो जिसमें ज्यादा टाइम्स आया रहता है वही लेते हैं। ओके, यहाँ 3 1 टाइम आया है, 3 2 टाइम्स आया है, और यहाँ 3 3 टाइम्स आया है, तो 3 टाइम्स वाला लेंगे।
तो फाइनली इनका जो एलसीएम आया कितना आया, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते लोग। ये आएगा कितना, 2 का अगर 4 बार किया तो 16, 3 का 3 टाइम किया तो 27। ओके, अब अगर 27 का 16 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, 3 और 2। ओके, इतने सेकंड के बाद फिर से एक साथ वो लोग बजेंगे। ओके, इतने सेकंड के बाद फिर से वो लोग एक साथ बजेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स को पढ़ेंगे। इसमें एक थ्योरम का यूज होगा जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। आओ इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा लेट p be a prime number and a be a positive integer. Okay, let p be a prime number and a be a positive integer if p divides a square. If p divides a square, then p divides a also. Okay, कह रहा है अगर p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इफ p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी। ये थ्योरम हमने पढ़ रखा है ऊपर। जैसे मान लो 3 एक प्राइम नंबर है और अगर 36 को डिवाइड करता है तो 3 क्या करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा। ओके, इस तरह से थ्योरम हमने पढ़ रखा है। अभी क्लास 9th में कुछ बातें हमने पढ़ रखा था, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, जिसका यूज हम लोग नीचे करेंगे क्वेश्चंस में आने वाले। ठीक है, तो पहला क्या है कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर में जोड़ा जाए या घटाया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो वो रैशनल नंबर ही आता है। ठीक, रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर में चाहे हम जोड़ें चाहे घटाएं, ठीक, तो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आएगा। करके देख सकते हैं, 9th में पढ़ा था हमने अच्छे से। ऐसे ही किसी रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी एक रैशनल नंबर ही आता है। सिमिलरली अगर रैशनल नंबर में किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर से, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं क्या आएगा, ये रैशनल नंबर ही आएगा। ओके, ऐसे ही किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, रैशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इरेशनल नंबर ही आता है। ऐसे ही रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर ही आता है। रैशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर ही आता है। ओके, ये सब हमने 9th में पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, अभी काम आएगा। सिमिलरली अगर किसी इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पे दो रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सर्टेन रिजल्ट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांट से, क्योंकि इसमें कभी कभी रैशनल भी आ जाएगा और कभी कभी इरेशनल भी आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ √2 में √2 जोड़ूँ तो इरेशनल आ जाएगा, लेकिन √2 में √2 को घटाऊं तो रैशनल आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही पाई में 1 माइनस पाई जोड़ूं तो 1 आएगा जो कि रैशनल नंबर होगा। ठीक, तो इस तरह से ये रिजल्ट फिक्स नहीं है। ऐसे ही इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी कांट से, कांट से मतलब श्योर नहीं है, या तो ये रैशनल आ सकता है या फिर इरेशनल आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सिमिलरली अगर इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट क्या है, श्योर नहीं है, या तो ये रैशनल आएगा या तो ये इरेशनल आएगा। ओके, ये तो कुछ बातें थी 9th की, और ये जो थ्योरम हमने पढ़ा अभी, इस थ्योरम हमने ऊपर पढ़ रखा है, इसका यूज किया जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। बस यहाँ डिजिट चेंज हो सकती है, √3 की जगह √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर से पूछेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, देखो 2009, 10, 19, 23, 24 से न जाने कितने साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, हमने कहा लेट अंडर रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी। ओके, तो अगर हमने अंडर रूट 3 को एक रैशनल नंबर कंसीडर किया है और जहाँ पे ए और बी को क्या मान लिया है, ए एंड बी जो है वो क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम इंटीजर्स कैसे होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ओके, को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी आर पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स, हमने ये कंसीडर कर लिया है। ओके, फिर यहीं से क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हो जाएगा रूट 3 इंटू बी। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू बी स्क्वायर। अभी देखो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू बी स्क्वायर, मीन्स 3 एक फैक्टर है ए स्क्वायर का। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो हम लोग बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 3। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ए स्क्वायर में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बी स्क्वायर आ रहा है। क्या बी एक इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, ठीक। अगर ए स्क्वायर में मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर जो कि एक इंटीजर आ रहा है, और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। हमने अभी थ्योरम पढ़ा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि 3 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। इट मीन्स क्या हुआ, 3 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। और ऊपर हमने अभी थ्योरम पढ़ा है कि अगर 3 एक प्राइम नंबर है और ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करता है। अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे a इक्वल टू 3 इंटू सम इंटीजर। क्यों, क्योंकि सी 3 अगर डिवाइड कर रहा है a को, इसका मतलब 3 एक फैक्टर होगा a का। तो हमने कंसीडर कर लिया है a इक्वल टू 3c, जहाँ पे c क्या है, कोई भी इंटीजर होगा, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया है। हमने c को क्या लेट कर लिया है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अभी यहाँ क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कंसीडर कर रखा है, यहीं पे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया 3c स्क्वायर। या तो ऐसे समझ लो कि 3 एक फैक्टर है बी स्क्वायर का, या फिर हम लोग सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 3, राइट। इसका मतलब क्या हुआ अब, कि अगर मैं बी स्क्वायर में 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक इंटीजर आ रहा है सी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ओके, और 3 एक प्राइम नंबर है, और 3 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 बी को भी डिवाइड करेगा, हमने अभी थ्योरम पढ़ा। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 जो है ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 3 जो है ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है, जो कि इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं। ओके, हमने ए और बी को क्या माना है, को प्राइम इंटीजर्स माना है। और यहाँ पे वी कैन सी 3 इज अ कॉमन फैक्टर of A and B. Okay, therefore our assumption is wrong. Hence हमारा assumption क्या है, wrong है या incorrect है, ठीक है। therefore our assumption is incorrect. कैसा assumption, कैसा assumption, वो assumption कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। ओके, हमने क्या अज्यूम किया था, अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, वो assumption क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। Hence अंडर रूट 3 इज अ, hence या thus अंडर रूट 3 is an irrational number. Okay, hence अंडर रूट 3 is an irrational number. Right students, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। इसका प्रूवमेंट बहुत ही आसान है,
लगभग सबको याद ही हो जाता है कि किस तरह से किया जाता है, और एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लेंगे, और हमको पता है रैशनल नंबर को पी बाई क्यू या ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि लिख दिया हमने। यहाँ पे ए और बी को हमने को प्राइम इंटीजर्स कंसीडर कर लिया है। फिर इसको लगातार प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने इसको प्रूव किया कि अंडर रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। राइट, ऐसे ही देखो कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को भी देखो 2009 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया, 2023 में, 2024 में, इस तरह से अलग अलग सालों में एक क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको मैं दे दे रहा हूँ खुद से करने के लिए। प्रूव करना है अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सेम प्रोसीजर से फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर से प्रूव करना है। ठीक, ऐसे ही आपको अंडर रूट 2 का भी प्रूव करना है और अंडर रूट 7 का भी प्रूव करना है। 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये पक्का हो जाएगा और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब इसी पर बेस्ड दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें देखो कुछ अलग से लिखा रहेगा और कुछ अंडर रूट में लिखा रहेगा, इस फॉर्म में a प्लस माइनस अंडर रूट बी में। ओके, तो प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। देखो इस तरह के क्वेश्चन दो बातें होती हैं, या तो अंडर रूट 3 दिया रहेगा इरेशनल है, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग पहले अंडर रूट 3 को प्रूव करेंगे जैसे ऊपर प्रूव किया है, फिर इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन पे आएंगे। राइट, तो मोस्टली क्वेश्चंस में आजकल क्या रहता है कि दिया ही रहता है कि जो अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2 इस क्वेश्चन में है वो इरेशनल नंबर है। ओके, तो फिर से वही बात लेट करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, सॉरी रैशनल नंबर। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 2 रूट 3 को एक रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। अगर इसको रैशनल नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी है को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, अंडर रूट 3 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 5 अपॉन ए माइनस बी लेफ्ट साइड ले आएंगे, 2 रूट 3 को राइट साइड ले जाएंगे, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 5b माइनस ए डिवाइड बाई बी। अभी रूट 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5b माइनस ए 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 2b। ओके, अब यहाँ से देख पा रहे हैं हम ए और बी को हमने क्या कंसीडर किया है, ए और बी को कंसीडर किया है इंटीजर, वो भी को प्राइम इंटीजर। ओके, तो 5b भी एक इंटीजर होगा और ए भी एक इंटीजर होगा। 5b में से अगर ए को माइनस करेंगे तो इंटीजर में से इंटीजर जाएगा तो इंटीजर ही आएगा, ये तो इंटीजर ही आया, यहाँ भी ये भी क्या है, इंटीजर ही है। अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर करेंगे तो क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। इट मीन्स ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इक्वल टू अंडर रूट 3 के। इट मीन्स अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, बट वी आर गिवन दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर दिया है, बट वी नो दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना था कि ये जो नंबर है एक रैशनल नंबर है, वो गलत माना था। क्यों, अगर सही माना होता तो जो हमारा रिजल्ट आया है वो कैसा आना चाहिए था, वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए था। ओके, तो 10 our assumption is wrong, thus our assumption that our assumption that 5 minus 2 root 3 is a rational number is incorrect. Okay, is incorrect, right? Hence क्या हो जाएगा, 5 minus 2 root 3 एक irrational number है, hence 5 minus 2 root 3 is an irrational number. Right students?
क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि हमने जो अज्यूम किया था कि गिवन नंबर एक रैशनल नंबर है, वो क्या है, वो हमने गलत अज्यूम कर लिया था। क्लियर हो गया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन और पूछता है कि a प्लस माइनस बी अंडर रूट सी के फॉर्म में। ओके, जहाँ पे सी को हमेशा अंडर रूट सी को हमेशा इरेशनल नंबर या तो दिया रहेगा या तो आपको फिर से प्रूव करना रहेगा जैसे हमने ऊपर किया है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आई होप सब लोग कर पाएंगे। a प्लस माइनस बी अंडर रूट सी क्या करना रहेगा, इसको प्रूव करना रहेगा इरेशनल। देखो 2024 में पूछा गया है। आगे बढ़े। देखो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास, शो दैट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम प्रोसीजर से क्या करना है, इसको पहले रैशनल नंबर लेट कर लेना है, फिर उसके बाद इरेशनल प्रूव कर देना है। यहाँ पे देखो बताया नहीं है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद इसको प्रूव करेंगे, या फिर सीधे लिख देना वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ओके, अब एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में लगातार पूछ रहा है। ओके, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने लिया है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ओके, इस तरह का क्वेश्चन में भी कभी कभी क्या रहेगा ना, इनमें से किसी एक को इरेशनल नंबर बताया रहता है। ठीक, नहीं बताया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो अभी देखो मैंने अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर ऊपर प्रूव किया है। ठीक, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं प्रूव करूंगा। ठीक, सेम प्रोसीजर से इसको प्रूव करना है। फिर से उसके बाद क्या करना, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के बाद अब क्या लिखेंगे, लेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अगर रैशनल नंबर है इसको a अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स कंसीडर कर लिया मैंने। ओके, अभी क्या करेंगे यहाँ से, अब इनको क्या करेंगे, इनको होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, लेकिन कब, पहले एक को उधर भेज दो। तो किसको रोकेंगे, इधर जो नहीं दिया है उसको रोकेंगे। मान लो अंडर रूट 3 दिया था या हमने अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव किया है, तो उसको उधर भेजेंगे। ठीक, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू a अपॉन बी माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, अभी मैंने अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव किया है, इसीलिए उसको उधर भेजा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 5, और जब इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a रूट 3 अपॉन बी। ओके, अब देखो इन सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a अपॉन बी रूट 3। राइट, ये हो जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी रूट 3। यहाँ से एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a अपॉन बी रूट 3। एक बी से एक भी चला जाएगा। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा रूट 3, 2a से डिवाइड भी कर दो, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। राइट, यहाँ से हमने क्या किया है, अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाल लिया है। राइट स्टूडेंट्स, अभी देखो अगर हमने वैल्यू निकाल लिया है अंडर रूट 3 की, तो यहाँ से a और b को मैंने को प्राइम इंटीजर्स माना है, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, और अपॉन में भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में पूरा पूरा रैशनल नंबर लिखा है, और राइट साइड इक्वल है लेफ्ट साइड के, इट मीन्स अंडर रूट 3 क्या होना चाहिए, अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि अंडर रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट हमने अभी प्रूव किया है कि अंडर रूट 3 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया है, कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, वो गलत कंसीडर किया है। देयरफॉर
our assumption therefore our assumption is incorrect. Okay, therefore our assumption is incorrect. Okay students, ये बात एकदम क्लियर हो रही है सबको कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी में, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रैशनल नंबर कंसीडर कर लेंगे और उनमें से उस नंबर को राइट साइड ले जाएंगे जिसको हमने इरेशनल प्रूव किया है या फिर हमको दिया हुआ है। ओके, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में दिया ही रहेगा अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है या फिर अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो इस तरह से इसको प्रोसीजर फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, हेंस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सबको आ गई? ओके स्टूडेंट्स, फिर तो इस तरह का क्वेश्चन